नमस्कार। पत्रिका कार्यक्रम साहित्यिकी में आपका स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे लीलाधर जगूड़ी और नरेश राजवंशी से उनकी कुछ कविताएं और राजीव नयन बहुगुणा से एक यात्रा वृतांत। लीलाधर जगूड़ी का शुमार समकालीन कविता के सबसे प्रसिद्ध और जनप्रिय कवियों में होता है। उनकी कविताओं में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के कई बिंब मिलते हैं। इन बिंबों को वो पाठक भी आसानी से समझ सकता है जिसने पहाड़ देखा तक न हो। तो आइए लीलाधर जगूड़ी से सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। पहाड़ पर रास्ते। एक बार एक आदमी के पीछे चलता यह रास्ता, एक बार एक आदमी के पीछे चलता यह रास्ता एक दिन पहाड़ के सिर पर पहुंच गया। एक बार एक आदमी के पीछे चलता यह रास्ता एक दिन पहाड़ के सिर पर पहुंच गया और उसी के पीछे पीछे दूसरी ओर उतर गया यह रास्ता, और उसी के पीछे पीछे दूसरी ओर उतर गया यह रास्ता। उसके बाद लोग नई नई घटनाओं के साथ उसी रास्ते से चढ़े और उसी के लगाए हुए रास्ते से दूसरी ओर उतर गए। उसके बाद लोग नई नई घटनाओं के साथ उसी रास्ते से चढ़े और उसी के लगाए हुए रास्ते से दूसरी ओर उतर गए। आसमान में सर्पाकार पेड़ की तरह चढ़े हुए इस रास्ते के दोनों ओर कई रास्ते और फूटे हैं। आसमान में सर्पाकार पेड़ की तरह चढ़े हुए इस रास्ते के दोनों ओर कई और रास्ते फूटे हैं। ये रास्ते कैसे फूटे? कई बार तो ये तब फूटे जब कोई इस रास्ते से बचना चाहता था, और कुछ तब फूटे जब कोई इस रास्ते से भटक जाता था, और कुछ तब फूटे जब कोई इस रास्ते से भटक जाता था। कुछ नए रास्ते उन नए भटके हुओं ने भी बनाए जो फिर इसी रास्ते पर चले आए। कुछ लोग तो कहीं के कहीं पहुंच गए, कुछ बीच में ही खत्म हो गए, कुछ भटकने के बाद भी पहाड़ लांघ गए। कुछ लोग तो कहीं से कहीं पहुंच गए, कुछ बीच में ही खत्म हो गए, कुछ भटकने के बाद भी पहाड़ लांघ गए। कुछ ऐसे भी रहे जो इस रास्ते के फेर से बचना चाहते थे। वे पहुँचे और उन्होंने जाना कि उधर भी घर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उधर भी झरने हैं, समतल टुकड़े हैं, ढाल हैं, ताल हैं। रास्ते छूटते चले गए, बनते चले गए, रास्ते निकलते चले गए, बदलते चले गए। इन रास्तों के बीज आदमी के दिमाग से पैरों तक फैले हुए हैं। ढलानों को समतल बनाया हवा ने, पानी ने और अंत में आदमियों ने। ढलानों को समतल बनाया हवा ने, पानी ने और अंत में आदमियों ने। जो हवा पानी और जंगली जानवरों से लड़े, उन्होंने ये मेड़ें बांधी हैं। नाखूनों से गूलें खोदी और पानी की उंगली भर मोटी धार घरों तक ले आए। नाखूनों से गूलें खोदी और पानी की उंगली भर मोटी धार घरों तक ले आए। सारे रास्ते घरों तक आ गए। सारे रास्ते घरों तक आ गए। आदमी पैर धोकर घर के अंदर जाने लगा।
आदमी पैर धोकर घर के अंदर जाने लगा। तब क्या घर पहुंचते ही रास्तों का अंत हो गया? तब क्या घर पहुंचते ही रास्तों का अंत हो गया? नहीं नहीं, बल्कि हर कोई हर बार एक नए रास्ते की तलाश में सोता जागता था। बल्कि हर बार हर कोई नए रास्ते की तलाश में सोता जागता था। तब कुछ रास्ते पैर की बजाय हाथ से निकलने लगे। कुछ रास्ते चलने के बजाय रुकने से निकलने लगे। कुछ रास्ते अंधेरे से भागने के कारण निकले तो कुछ उजाले से भागने के कारण निकलने लगे। तब से हालत ये है कि करवट बदलते ही आदमी किसी नए रास्ते पर पहुंच जाता है। तब से हालत ये है कि करवट बदलते ही आदमी किसी नए रास्ते पर पहुंच जाता है जो 50 और रास्तों से जुड़ जाता है। अब अलग से चलने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बस एक ही रास्ता नया हो सकता है। इन सब रास्तों को जानकर उस रास्ते को जानना जो ज़्यादा दूर तक जाता हो, जो विघ्नों से निपटने के साधन देता हो। इन सब रास्तों को जानकर उस रास्ते को जानना जो ज़्यादा दूर तक जाता हो, जो विघ्नों से निपटने के साधन देता हो, जिनमें मेरा साहस भी एक है। कम से कम एक पड़ाव और आगे मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। यहीं तक यह रास्ता मेरे आगे चलेगा जहाँ तक यह पहले कभी किसी के पीछे चला था। यहीं तक यह रास्ता मेरे आगे चलेगा जहाँ तक यह पहले कभी किसी के पीछे चला था। शेष रास्ता मुझे बनाना है जो सिर्फ विपत्ति में ही दिखाई देगा। बची हुई पृथ्वी पर आज का दिन इस घाटी में मेरा दूसरा दिन है। और एक एक कण की रणगाथा से भरी समुद्र सहित तैरती यह पृथ्वी आती जाती रोशनी का तट है। ज़मीन की भाषा में ज़मीन को, पानी की भाषा में पानी को कुछ कहना कितना मुश्किल है। अपनी भाषा में अपने को कुछ भी कह सकूं और यहाँ रह भी सकूं कितना मुश्किल है। अपनी भाषा में अपने को कुछ कह भी सकूं और यहाँ रह भी सकूं कितना मुश्किल है। फिर भी हरे टुकड़ों के बीच एक जगह एक घर होता। स्वाद से भरा, रोग से बचा। तो सुंदर कितनी अच्छी थी यह नदी। गूंगे खामोश हैं ऐसा एकदम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई गांवों को मजबूत किलों में बदलने वाले पत्थर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और आकाश की जीभ बनकर ताकतवर सन्नाटा
और आकाश की जीभ बनकर ताकतवर सन्नाटा जंगल चखने के बाद उन्हें चाट रहा है। जंगल चखने के बाद उन्हें चाट रहा है। काई उन पर उस समय की यादगार है। काई उन पर उस समय की यादगार है जो न काई था, न पत्थर, न जंगल, न नदी। काई इन पर उस समय की यादगार है जो न काई था, न पत्थर, न जंगल, न नदी। जबकि किस मुल्क के ईश्वर का समय मौत का समय नहीं है। जबकि किस मुल्क के ईश्वर का समय मौत का समय नहीं है। सूर्योदय के आसपास यह नदी, सूर्योदय के आसपास यह नदी है और नदी के आसपास यह सूर्योदय नए हैं क्योंकि पृथ्वी पुरानी है। सूर्योदय के आसपास यह नदी है और नदी के आसपास यह सूर्योदय नए हैं। यह सूर्योदय नए हैं क्योंकि पृथ्वी पुरानी है। क्योंकि पृथ्वी पुरानी है जिस पर एक दिन की लकड़ियाँ कई दूसरे दिनों का ईंधन है। जिस पर एक दिन की लकड़ियाँ कई दूसरे दिनों का ईंधन है। तंबू के पीछे एक दूसरे दिन का धुआं उठ रहा है। तंबू के पीछे एक दूसरे दिन का धुआं उठ रहा है। सन्नाटे के हाथ पर जैसे चिलम आ गई हो। जिस पर एक दिन की लकड़ियाँ कई दूसरे दिनों का ईंधन है। तंबू के पीछे एक दूसरे दिन का धुआं उठ रहा है। सन्नाटे के हाथ पर जैसे चिलम आ गई हो। जो चीज़ें जो बातें जिन लोगों में अभी नहीं हैं, जो चीज़ें जो बातें जिन लोगों में अभी नहीं हैं, वे उनके लिए नई होंगी अगले साल। वे उनके लिए नई होंगी अगले साल। अगले साल के पीछे नहीं दिखाई दे रहा है जो एक और अगला साल। अगले साल के पीछे नहीं दिखाई दे रहा है जो एक और अगला साल। उससे कहीं ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है कई वर्ष पुरानी इस जगह पर मेरा यह दूसरा दिन। इससे कहीं ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है कई वर्ष पुरानी इस जगह पर मेरा यह दूसरा दिन। अगले क्षण इस दिन की चाय कहीं नहीं होगी। अगले क्षण इस दिन की चाय कहीं नहीं होगी। तीसरे दिन के सामान में से चौथा दिन बचाना है। तीसरे दिन के सामान में से चौथा दिन बचाना है। अभी आप लीलाधर जगूड़ी से उनकी कुछ कविताएं सुन रहे थे। श्रोताओं, मनुष्य के विकास की कहानी में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। यायावरी के ये संस्मरण जब कागज पर उतरते हैं तो यात्रा वृतांत कहलाते हैं। इनमें किसी क्षेत्र विशेष के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की झलक मिल सकती है। लेकिन प्रखर पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा का ये यात्रा वृतांत प्रकृति से संवाद करता, उससे अपने पुरातन रिश्तों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता सा प्रतीत होता है। तो आइए सुनते हैं राजीव नयन बहुगुणा से उनका ये यात्रा वृतांत। यात्राओं का कोई निर्धारित मौसम और देशकाल नहीं होता। उत्तराखंड जैसे ऋतु समृद्ध प्रदेश में सुबह, दोपहर, शाम और रात की तरह हर मौसम का अपना अलग रंग है। इसीलिए हर मौसम की प्रशंसा और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए 12 मासा लोकगीत यहाँ सृजित हुए हैं और यहाँ क्यों देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। किसी भी मौसम में की गई यात्रा का अपना अलग ठाठ होता है। यहाँ तक कि जिसे चातुर्मास कहते हैं, बरसात का महीना, उसमें साधु संत भी अपनी यात्राओं को स्थगित कर देते हैं। पुराने मध्यकाल के राजा महाराजा उस समय युद्धों को स्थगित कर देते थे और 2 महीने जिसको चातुर्मास कहते थे, तो उस समय ये माना जाता था कि इस समय सारी गतिविधियां रोक के आप जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव है कि बरसात के महीने में की गई यात्रा में भले ही कई तरह के जोखिम हो, ख़ास तौर पे पहाड़ में, लेकिन उसका एक अलग आनंद है, उसकी एक अलग धज है। मैं अभी कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग, नारायणबगड़, थराली, ग्वालदम, गरुड़, कौसानी, अल्मोड़ा और भीमताल होता हुआ हल्द्वानी पहुंचा हूँ।
कर्णप्रयाग को मैंने इस बार नए अर्थों में देखा। ठंड में ठिठुरा देने वाली और गर्मी के मौसम में मैदानी नगरों से होड़ लेने वाला यह शहर पिंडर और अलकनंदा के संगम या तट पर बसा है और इन दोनों नदियों के तटों पर हो रहे अंधाधुंध खनन से यह ऐतिहासिक नगर स्वयं को बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है। दोनों बर्फानी नदियों के तटों पर दुशासन की तरह चीर हरण करती मशीनें निरंतर सक्रिय हैं। पिंडर नदी अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि वो एक आक्रामक नदी है, वो एग्रेसिव नदी है, वो बहुत मुखर नदी है पिंडर, तो पिंडर अपनी गरज तरज के साथ, अपनी तेज ध्वनि के साथ और अपनी तेज रफ्तार के साथ कुछ प्रतिरोध जैसा करती प्रतीत होती है। उसके तेज बहाव से खनन करने वाले, जिन्हें मैं खनन पशु कहता हूँ, अवैध खनन करने वाले, वो भी कभी कभी समय रहते हैं और पिंडर उन पर आक्रमण भी करती है, उनको दंडित भी करती है। लेकिन एक मूक सरिता चाहे वो कितनी आक्रामक हो, अपने को कैसे बचाएगी। अब आप देखिए कि शेर है, भालू है, चीता है या हाथी है, ये सभी आक्रामक हैं और ये सभी हमारी नज़रों में हिंसक हैं। इनके पास अपने बचाव के लिए प्रकृति ने या ईश्वर ने या निसर्ग ने सभी उपादान दे रखे हैं, लेकिन मनुष्य से आखिर इनको हार नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो नदी है वो कितनी ही एग्रेसिव हो, कितनी ही उसकी स्पीड हो, कितनी तेज़ उसकी आवाज़ हो, लेकिन मनुष्य के सामने वो कब तक प्रतिरोध कर पाएगी। उधर अलकनंदा जो है वो अपने गहरे नीले परिधान के साथ बेबस जमाई से लेती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति और मनुष्य के इस द्वंद्व में अंतिम हार मनुष्य की ही होनी है। भले ही वो ये सोचे कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आखिरी हार मनुष्य की ही होनी है। कर्णप्रयाग घाटी और ग्वालदम के कंधे पर स्थित नारायणबगड़ नामक गांव, जो अब कस्बा हो गया, पिछले कई दशकों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण रगड़ बगड़ हो रहा है। मैं इसे नारायणबगड़ की बजाय अब रगड़ बगड़ कहता हूँ। भूस्खलन के कारण यहाँ ठिठक गए बड़े बड़े शिलाखंड और गोल मटोल पत्थर एक नया दृश्य सृजित करते हैं। दूर से देखने पर आपदा जनित ये पाषाण, ये पत्थर किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसे प्रतीत होते हैं। प्रकृति अपने तांडव स्वरूप में भी सौंदर्य की चेतना का परित्याग नहीं करती। जैसे भगवान शंकर ने तांडव किया था, तो उससे भी ध्वनियों के, सुरों के और रिदम के कई अध्याय निकले हैं। इसी तरह प्रकृति भी जब तांडव करती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ एस्थेटिक सेंस होता है, कोई सौंदर्य बोध होता है। वो अपने शांत और रौद्र दोनों रूपों में अपना आकर्षण नहीं खोती। प्रकृति जब गुस्से में होती है तब भी वो अपना सौंदर्य नहीं खोती, तब भी वह अपनी करुणा का परित्याग नहीं करती। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये सृष्टि समझिए कि उसी दिन समाप्त हो जाएगी। ग्वालदम की धार को गढ़वाल और कुमाऊं की विभाजन रेखा मान लिया जाता है कि दोनों को डिवाइड करती, दोनों को बांटती है। लेकिन मेरी नज़र में यह ग्वालदम की जो धार है, ग्वालदम की जो चोटी है, ग्वालदम का जो शिखर है या ग्वालदम का जो खाल है, ये मेरी नज़र में इन दोनों की वह संधि है, गढ़वाल और कुमाऊं की। ये दोनों को जोड़ने वाली वाक्य बीथी जैसी है कि जैसे वाक्यों को जोड़ने वाले जॉइंटर होते हैं भाषा विज्ञान में, भाषा विज्ञान के व्याकरण में, तो मैं ग्वालदम को भी इसी तरह के एक व्याकरण के रूप में मानता हूँ कि जो गढ़वाल और कुमाऊं को दोनों को जोड़ता है। गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों बोलियाँ यहाँ के निवासियों की दुध बोली हैं। नथ, नथुली, बुलाक, गुलूबंद, पिछौड़ी और आंगड़ी, यहाँ सब कुछ साझा है। ग्वालदम की इस धार की तरफ जहाँ चमोली जिला लगता है तो वहाँ भी आपको ये सब कुछ मिलेगा, और ग्वालदम की उस पार वाली धार की तरफ जहाँ बागेश्वर जिला शुरू हो जाता है तो वहाँ भी आपको ये सब कुछ मिलेगा। यदि ग्वालदम ना होता तो हम एक दूसरे से कितने दूर होते, एक दूसरे से कितने अपरिचित होते।
एक दूसरे से कितने अनजान होते हैं। कौसानी पहुंचने के लिए आपको कत्यूर घाटी के भद्र ढलान और समतल मैदान पार करने होते हैं। ऐसे मैदान इतनी ऊंचाई पर हमारे उत्तराखंड में बहुत कम हैं, अगर हैं भी तो थोड़ी दूर तक है, कुछ किलोमीटर तक है। लेकिन आप ये समझिए कि जब आप बैजनाथ से चलना शुरू करते हैं और कौसानी तक पहुंचते हैं, बल्कि कौसानी के उस पार सोमेश्वर तक भी, तो ये मीलों मील फैला हुआ एक मैदान है, एक ठंडा मैदान। और ऐसे मैदान हमें लद्दाख में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो मैदान रेगिस्तान है, वो ठंडा रेगिस्तान है और ये ठंडे और हरे भरे मैदान है। तो ये भी प्रकृति का एक चमत्कार है, ये उसका दिव्य स्वरूप है कि इतनी हाइट पर आपको इतनी सघन हरियाली देखने को मिलती है। हम जब कत्यूर घाटी के भद्र ढलानों और समतल मैदानों को पार करते हैं तो छोटी छोटी नदियाँ अखंड सौभाग्यवती के रूप में हमें वहाँ मिलती हैं। और ये जो छोटी नदियाँ हैं, ये जो लघु सरिताएँ हैं, यही असल में हमारे साथ फेमिलियर हैं, ये हमारे साथ घुली मिली हैं, ये हमारे लिए वरदान लेकर आती हैं। बड़ी नदियाँ, उनका चाहे कितना महिमा मंडन किया जाए, लेकिन एक छोटी नदी जो स्थानीय समाज को और प्रकृति को जो आश्वासन देती है, जो वरदान देती है, जो भेंट देती है, वो कभी बड़ी नदी नहीं दे सकती। बड़ी नदी को पार करने के लिए आपको पुल का सहारा लेना पड़ेगा, भारी भरकम पुलों का। लेकिन जो छोटी नदियां हैं, जो मैंने कौसानी जाते हुए देखा, तो वहाँ एक बच्चा या एक खरगोश भी उनको आसानी से पार कर रहा है, बगैर शोर किए, पत्थरों से टकरा कर भी पत्थरों की तबीयत वो नदियाँ हरी कर रही हैं। और सेंवार, सेंदूर, प्रवाल और काई से लेकर मनुष्य के निरंतर योगक्षेम का ध्यान रखती हैं। इन्हें पार करना और प्यार करना कितना आसान है, क्योंकि ये भी हमें प्यार करती हैं और ये भी हमें पार करती हैं। अगर हम इन्हें आत्मसात करें, इनके साथ एकाकार हो जाएं, तो आप पाएंगे कि एक नदी आपके बाहर बह रही है और एक नदी आपके भीतर भी बह रही है। वो नदी आपके भीतर बहना शुरू कर देती है। अभी आप राजीव नयन बहुगुणा से यात्रा वृतांत सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत हैं वयोवृद्ध कवि नरेश राजवंशी से उनकी कुछ रचनाएं। कुछ चतुष्पदियाँ पढ़ रहा हूँ। न देखो हमें इस तरह तिलमिलाकर, उजाले उगाए हैं खुद घर जलाकर। धूमिल पड़ेंगे कभी न कभी तो, हस्ताक्षर है समय की शिला पर। और कोई नहीं गैर यहाँ पर, नहीं मनों में दूरी है, पर लोकतंत्र की रक्षा को करना मतदान जरूरी है। दुश्मन को जी जान से प्यार देते हैं, गर्दिशे वक्त की जुल्फे सवार देते हैं। हमारी शराफत को कमजोरी समझने वालों, हम दोस्ती में सर देते हैं, दुश्मनी में उतार लेते हैं। जहर मिलाकर क्यों देते हो मुझे कटोरा खीर का, कभी न करने दूंगा तुमको सौदा मैं कश्मीर का। अब तक आती हैं आवाज़ें जाग गई हल्दी घाटी, कोई विदेशी छू ना पाए मेरे भारत की माटी। सदा मौत की दुल्हन लाना यही हमारी परिपाटी। तो चीख चीख कर कहता तुमसे दर्रा हाजी पीर का, कभी न करने दूंगा तुमको सैदा मैं कश्मीर का। कि बात करनी थी जरूरी रह गई, जिंदगी एक खाना पूरी रह गई। और रोटियों ने इस कदर चाटा हमें, देह की भाषा अधूरी रह गई। एक ही मैं के खुमार हों दोनों, एक ही गुलशन के खार हों दोनों। मैं गम से यूं लिपट के रोता हूँ, जैसे बचपन के यार हों दोनों। प्यास से ज़्यादा मुझे पनघट ने परेशान किया, मौत से ज़्यादा मुझे मरघट ने परेशान किया। प्रिय की याद संजोए और रूप सी दुल्हन, तुझसे ज़्यादा तेरी आहट ने परेशान किया। देखिए, बुढ़ापे की अम्मा कौन होती है। अहलेपन को अहले करम देती हूँ, साथ रहने का सबको भरम देती हूँ। प्यार से देखो न ठुकराओ मुझे, मैं जवानी हूँ बुढ़ापे को जन्म देती हूँ। कच्चे घरों के पक्के लोग, कहाँ खो गए सच्चे लोग। गर तुम देश बचाना चाहो,
चुन के लाओ अच्छे लोग। एक गीत की आज्ञा चाह रहा हूँ। सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। मत कहो कि प्रीत पर पहरा नहीं है, दर्द दामन में कभी ठहरा नहीं है। और संग मेरे 2 कदम तुम भी चलो तो व्यथा का सागर बहुत गहरा नहीं है। तो वेदना प्रतिरूप कल्पित कूचती है, तप्त होकर अब मुझे दहना नहीं है। सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। कि कब किसी ने प्यार को देकर सहारा, विश्व सागर में दिया उसको किनारा। जबकि वाणी मौन होकर रह गई, दर्द ने सहज में आकर के पुकारा। कि लौट जाओ प्रीत की उन्मत्त तरंगों, अब किसी से दुख मुझे कहना नहीं है। सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। कि रूप ने जिस भाव को कल्पित किया है, प्रीत ने मधुदान दे जीवित किया है। मौन क्यों है बोल ए जलती शिखा तू, शलभ ने जीवन तुझे अर्पित किया है। तो मैं पुजारी प्यार का हूँ चांद मेरे, मिटना है मुझको मगर गहना नहीं है। सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। कि अब न आऊँगा कभी मैं राह तुम्हारी, पर कैसे ख़त्म करूँ मैं चाह तुम्हारी। ये तो संभव है कि पा जाऊँ तुम्हें मैं, पर न पाऊँगा कभी मैं था तुम्हारी। तो द्वार पर जीवन के आ उतरा है जो, यौवन तुम्हारा उम्र भर रहना नहीं है। सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। हो ही जाएंगे दिवस यों व्यतीत मेरे, कौन गाएगा विकल हो गीत मेरे। मुस्कुराहट किस दर से छीन लाऊं, अपनाएगा कौन मुझको मीत मेरे। तो घृणा से देखो मुझे मत चक्षुओ तुम, मेरा उर्खंडित खिलौना तो नहीं है। सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आँख में आना मगर बहना नहीं है। एक और गीत। पीर निवारण में इस जग के गई श्वास की आयु बीत, फिर भी रहे अखड़ते सबको मेरे आंसू मेरे गीत। मुझको कब मालूम नहीं था दुनिया है धन वालों की, किसे ज़रूरत यहाँ पड़ेगी मुझ जैसे कंगालों की। लगा दांव पर सपना सब कुछ जीती बाजी हार गया हूँ, और पीड़ा मेरी संग सहेली घर उसके 100 बार गया हूँ। लेकिन शिष्टाचार अधूरा और प्रतिष्ठा थकी बेचारी, सदा जागरण ने ही की है सुख सपनों की खातिरदारी। अपनों से हम बहुत दूर थे अब जाकर आभास हुआ है, नीर क्षीर करके मति मेरी तोड़ी है यूं जग की रीत। फिर भी रहे अखड़ते सबको मेरे आंसू मेरे गीत। जब जब चाहे अश्क बेचने खरीदार निकले कंगाली, निरुपाय सा मुझे जानकर मेरी सब दौलत हथियाली। निर्धनता में बने भिखारी गली गली फिरते थे दुखड़े, जहाँ अर्चना कर न पाए वहीं श्वास गीतों के उखड़े। तो बदनामी ने तिलक किया तभी श्वास ने साथ निभाया, उतना दूर हुआ अपनापन जितना मन से मैंने चाहा। तो रत्नारे नैनों में रहते भाव बिलखते हुए दर्द के, गली गली आवारा घूमे मेरे जीवन का संगीत। फिर भी रहे अखड़ते सबको मेरे आंसू मेरे गीत। गीत का अंतिम बंद है। मैं अभाव के घर में रहकर कैसे करता निर्माण, लज्जा को ढकने की खातिर किसने डाल दिए परिधान। दर्द में लिपटे अपनेपन में जाने कितनी पीड़ा झेली, सदा सुहागिन पीड़ा यहाँ करती है निस्दिन अटखेली। उपवन में पतझर के आंसू है ये नियति का उपहास, मेरे गीतों की लड़ियों में रहा दर्द का सदा निवास। जब भी गीत सुनाने चाहे चिरपरिचित सपनों के बीच, सभी शब्द गूंगे बन बैठे बहरे हो गए अपने मीत। फिर भी रहे अखड़ते सबको मेरे आंसू मेरे गीत। अभी आप नरेश राजवंशी से उनकी कुछ रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ साहित्य की कार्यक्रम अब संपन्न होता है।